नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। तो सामने देखिए स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें जो है अनुसूची, उससे संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट का विषय है कि कौन सा शेड्यूल कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। परीक्षा में प्रश्न किस तरह के बनते हैं, तो जैसे पूछ लिया जाता है कि जो दल बदल कानून है वो कौन से शेड्यूल से संबंधित है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा हुआ है ये किस अनुसूची से संबंधित है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपको सभी शेड्यूल के जो है नाम और उनका किस चीज से संबंध है ये आपको पता हो। तो सबसे पहली नॉलेज तो आपको ये होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल है 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहली अनुसूची, ये देखिए राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र और साथ ही संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं से संबंधित है, यानी कि स्टेट और यूटीज के नेम और उनकी कितनी सीमाएं हैं इससे संबंधित है। दूसरी अनुसूची, तो देखिए कुछ आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस पे जो व्यक्ति होंगे उनको किस तरह के विशेषाधिकार मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे, इसके बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। आपको उन सब पोजीशंस के नाम पता होने चाहिए। कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, फिर राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, साथ ही जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, और एक और पोजीशन याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके बाद आ जाइए थर्ड अनुसूची पर। यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया गया है और क्या बताया गया है कि उनके द्वारा कौन सी शपथ जो है ग्रहण की जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हमको जो है उन व्यक्तियों के या उन पोजीशंस के नाम पता होने चाहिए। जैसे संघ के जो मंत्री होंगे, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी होते हैं, फिर संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यहाँ पर भी है, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं, फिर राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, मैंने सेकेंडवे शेड्यूल्ड की जब बात कही थी तो मैंने राष्ट्रपति का नाम भी लिया था, लेकिन जब मैं आपको थर्ड शेड्यूल बता रही हूँ शपथ के बारे में, तो यहाँ पर मैंने राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया है और इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए जो आपका फोर्थ शेड्यूल है, ये राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवा शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध इसमें दिए गए हैं। छठा जो शेड्यूल है, ये देखिए 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध दिए गए हैं। इन 4 राज्यों के नाम आपको बकायदा याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में 4 आपको ऑप्शन देगा जिसमें से कोई एक गलत होगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन सा जो है शेड्यूल नंबर 6 में आता है। कौन से वो 4 राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनको प्लीज याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आती है 7वीं अनुसूची। दरअसल भारत एक यूनियन है, तो इसमें केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकारें होती है, तो दोनों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होगा, यानी कि केंद्र को और राज्यों को क्रमशः किस किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा, ये बेसिकली 7th शेड्यूल में दिया गया है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और बता दिया गया है कि कौन इस पर कानून बना सकता है। यदि मैं बोलूंगी संघ सूची, तो इसका मतलब वहां पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो पार्लियामेंट या केंद्र सरकार के पास है। जब मैं बोलूंगी राज्य सूची, तो वहां पर जो कानून बनाने की पावर है वो स्टेट को या फिर आप कह सकते हैं राज्य विधानसभाओं को दी गई है। जब मैं समवर्ती सूची कहती हूं तो समवर्ती, समान, यानी कि राज्य और संघ दोनों को यहाँ पर कानून बनाने की समान शक्ति जो है दी गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज पर पार्लियामेंट कानून बना चुकी है तो जो राज्य है उसके ऊपर पार्लियामेंट वाला कानून ज्यादा प्रभावी माना जाता है। वैसे तो समवर्ती है, चाहे आप बना लो चाहे हम बना ले,
लेकिन अगर संसद ऑलरेडी बना चुकी है तो उसका प्रभाव ज्यादा माना जाएगा। आपको देखिए इसके बारे में ये तो पता ही हो कि 7वीं अनुसूची के अंदर 3 जो है लिस्ट दी गई है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने सब्जेक्ट थे और बाद में कितने हो गए। जैसे संघ सूची में आप देखेंगे मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब 98 हो गए हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 थे, मगर अब 59 हो गए हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 थे, लेकिन अभी 52 हो गए हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपका 8वां शेड्यूल है, ये दरअसल जो संविधान ने कुछ भाषाओं को मान्यता दी है उनसे संबंधित है। देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 14 ही भाषाएं थी, लेकिन फिलहाल जो है ये टोटल 22 भाषाएं हो चुकी है। देखते हैं कौन कौन सी। तो देखिए असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेजेस थी। यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद देखिए जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को 1967 का जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसके द्वारा जोड़ा गया था। देखिए एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इस भाषा को कौन से जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, या फिर पूछ लिया जाएगा कि इस अमेंडमेंट के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है, इसको 1992 के 71st संशोधन अधिनियम के द्वारा जो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली है, इन 4 भाषाओं को 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा जो उड़िया है, इसका नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो 9वीं आपकी अनुसूची है, ये दरअसल जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ वैसे विषय रखे गए हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा जो होती है ये उससे परे है, यानी कि कोर्ट इनके बारे में जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। और खासकर इसके अंदर वैसे कौन से कानून है, तो जो भूमि सुधार हुए थे और जो जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन किया गया था उससे संबंधित जो है राज्य विधानमंडल और संसद के कुछ अधिनियम और विनियम है। मूल रूप से 13 थे, लेकिन अब ये 282 हो चुके हैं। देखिए इस सूची को दरअसल पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ताकि जब वो भूमि सुधार करे तो कोई ये ना कह सके भाई मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस अनुसूची को जोड़ दिया किसके द्वारा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और उन्होंने ये कह दिया भाई 9वीं सूची के अंदर हम जिन कानूनों को डाल देंगे उनका फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद देखिए जो 24 अप्रैल 1973 था, यहाँ पर केशवानंद भारती जो है केस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून जोड़े गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा जो है की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको काफी डिटेल में बताया। आपको इतना पक्का पक्का याद होना चाहिए कि जो 9वीं सूची है वो उन विषयों से संबंधित है जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखिए आ जाती है आपकी 10वीं अनुसूची। इसको देखिए दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। और जो आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 हुआ था उसके द्वारा इसको देखिए जोड़ा गया था। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के जो सदस्य अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे उसके बारे में इसमें बात कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 11वीं अनुसूची, ये पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें टोटल है 29 सब्जेक्ट और इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद आ जाइए 12वीं अनुसूची में, तो इसमें है नगरपालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। इसमें टोटल है 18 विषय और इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और यहाँ से भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था शुरू होती है और आप कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पर भी एक डेमोक्रेटिक आप कह सकते हैं रिफॉर्म्स जो है लेकर आए गए थे। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से, 11वीं अनुसूची जो है आपके पंचायतों से। तो आपने देखिए इंपॉर्टेंट शेड्यूल समझ लिए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेहद इंपॉर्टेंट भाग है जो है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको ग्रुप करके जो है नाम दिया गया है। जैसे जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 है इसको समता का अधिकार कहा जाता है। पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं। फिर देखिए जो अनुच्छेद 19 से 22 है इसको स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। उसके बाद जो 23 और 24 है ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर देखिए जो आपका 29 और 30 है इसको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 ये आपका सांविधिक उपचार
विचारों का अधिकार है। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। अगर प्रश्न आपसे ये आ जाए कि कौन सा जो है ग्रुप हमारा समता के अधिकार से जाना जाता है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इतना आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम इनको एक एक कर डिटेल में देख लेते हैं। जैसे जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन से जो है कर्म वाइज ये दिए गए हैं। तो पहले आर्टिकल नंबर 14 है, 15 है, फिर 16, 17, 18। आइए एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल नंबर 14 कहता है विधिक के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने हर कोई जो है समान होगा, किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा। ये तो विधिक के समक्ष क्षमता की बात। विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है कि कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा, यानी कि सबकी सुरक्षा करेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को छोड़ दिया और किसी को ज्यादा मतलब ये कर दिया, यानी कि एक तो आप हमारी नजर में समान हो, दूसरा हम आपकी जो है इक्वली सुरक्षा करेंगे। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, ठीक है, तो धर्म, मूल, वंश और लिंग के आधार पर, साथ ही जन्म स्थान के आधार पर किसी के द्वारा जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर जो आर्टिकल नंबर 16 है वो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। लोक नियोजन मतलब जो पब्लिक सेक्टर में रोजगार होता है, यानी कि सरकारी नौकरी जिसकी हम सब तैयारी कर रहे हैं। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण। फिर आर्टिकल नंबर 14 तो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। हम क्योंकि इनको पहले भी पढ़ चुके हैं तो हम इनको बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा हमारा और ये हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम हो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से तो क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद देखिए आपका आर्टिकल नंबर 19 6 अधिकारों की सुरक्षा यहाँ पर मिलती है। बेसिकली 6 अधिकारों की फ्रीडम मिलती है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 20 तो ये कहता है आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल नंबर 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण, फ्रीडम ऑफ लाइफ, जिसको मैंने काफी ढंग से आपको बताया था। इसके बाद देखिए 21A तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल नंबर 23 कोई जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता है, ये कहता है गुलामी मतलब कोई नहीं करा सकता। आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि बच्चों का नियोजन कारखानों में नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि आप अपनी मर्जी से धर्म को मान सकते हैं, उसके हिसाब से आचरण भी कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं कि देखिए मेरा रिलीजन काफी अच्छा है। लेकिन मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि ये फिर देखिए रिलीजियस कन्वर्जन का अधिकार आपको नहीं देता है। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। 27 क्या कहता है किसी पर्टिकुलर धर्म की वृद्धि के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा कर के रूप में, और इसमें देखिए वो टोल वगैरह सम्मिलित नहीं होते हैं जो रख रखाव के लिए सरकार लेती है। जैसे मान लीजिए आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां से आपसे शुल्क लिया जाता है 10 रुपए का टिकट या 20 रुपए का टिकट, वो देखिए किसी पर्टिकुलर धर्म की अभिवृद्धि सरकार नहीं कर रही है, वो प्लीज को टेक केयर सरकार कर पड़े, वहां पे साफ सफाई रहे, है ना, वहां के जो पुजारी वगैरह है उनका घर चल सके, इन सब चीजों के लिए लिया जाता है। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आज से हर किसी को 2000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हम इस पर्टिकुलर धर्म को देखिए आप फंड करना चाहते हैं। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, इसको समझिएगा। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि भाई आप जो है सरकारी फंडिंग वाले जो स्कूल्स हैं या फिर सरकार की मान्यता प्राप्त वाले जो स्कूल हैं वहां पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की जो उपासना है या फिर उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें जबरदस्ती आपको पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो आर्टिकल नंबर 29 है वो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं आता, बल्कि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है नागरिक, यानी कि कोई भी नागरिक अगर अपनी लैंग्वेज, अपनी लिपि, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो ये उसके पास अधिकार है। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 30 ये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उनका मैनेजमेंट करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है। आर्टिकल 30 में ये डिफरेंस है कि ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज को है, यहाँ पर नागरिक वर्ड यूज नहीं किया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए फंडामेंटल राइट इसीलिए फंडामेंटल है क्योंकि अगर उनका उल्लंघन होता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कोर्ट में जाके उनको लागू करवा सकते हैं। लेकिन ये अधिकार कहां से मिला है, तो ये आपको मिला अनुच्छेद 32 के तहत। इसमें देखिए कहा गया है कि कोर्ट के पास 5 तरह के रिट होंगे, उन रिट को जारी करके कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखेगा। कौन कौन सी है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रच्छा है। आप देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। देखिए किसी भी देश की सरकार अपने सिटीजन्स को कुछ इंपॉर्टेंट राइट देकर रखती है। देखिए इंसान तो हम सब है, ह्यूमन राइट तो हम सबके पास होने चाहिए, बट क्योंकि हम इस पर्टिकुलर देश के नागरिक हैं
हैं तो हमारे पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं। जैसे जो अनुच्छेद 15 है, जो कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा ऐसा कहता है ना। उसके बाद अनुच्छेद आपका जो 16 है, 19 है, 29 और 30 है, ये केवल नागरिकों को ही प्राप्त होंगे, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मैंने इसलिए हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है भाई। ऐसा तो नहीं ना कल को अमेरिका से अगर कोई कहे कि मुझे भी देखिए यूपीएससी देना है और मुझे भी बराबर अधिकार दीजिए, या मुझे भी राज्यपाल बनना है ना, थोड़े से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नागरिकों के लिए रखे गए हैं। लेकिन बाकी के जो अधिकार है जैसे 14, 20, 21, 21 का, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये देखिए नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। लेकिन विदेशियों का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी एनिमी कंट्रीज हैं उनको भी ये मिलेंगे, है ना, उनको नहीं मिलेंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 14 वो क्या कह रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के लिए तो सब बराबर है, चाहे वो आपका नागरिक हो चाहे कहीं और का हो, है ना भाई। किसी के प्रति अगर अपराध होगा तो कानून तो सबकी सुरक्षा करेगा ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और कुछ देखिए नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इसके बाद देखिए संपत्ति के अधिकार के बारे में बात कर चुके हैं कि 44वां संशोधन अधिनियम 1948 के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। और अब ये किस आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद 300A के तहत है, ठीक है। इसका मतलब वर्तमान में हमारे कितने, केवल 6 फंडामेंटल राइट है। 6 फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, जो ग्रुप मैंने आपको बताया था, समता का अधिकार, कुछ मामलों में स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से मुक्ति, है ना, तो वो 6। इसके बाद देखिए बताया गया है कि अगर इमरजेंसी लग जाए, यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए, तो देखिए अनुच्छेद 20 और 21 को तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो एज इट इज रहेगा। लेकिन इनको छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि 20-21 तो हमेशा ही रहेंगे, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते। दूसरा ये कह रहा है अनुच्छेद 19 को भी आप केवल तभी निलंबित कर सकते हो जब युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो। अगर आपने देखिए किसी और वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है तो अनुच्छेद 19 को भी हाथ नहीं लगा सकते हो, वो भी रहेगा। लेकिन अगर वॉर की सिचुएशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है, तो देखिए आप अनुच्छेद 19 को हटा सकते हैं, हटा नहीं सकते, निलंबित कर सकते हैं। अब देखिए आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो प्रेस है उसको भी भाई फ्रीडम दी गई है, क्योंकि हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। तो जो वॉक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको देखिए अनुच्छेद 19 के तहत जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट माना जाएगा 19(1)(a) के तहत, ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए मैं आपको कहती हूँ कि जो 21 का है इसके अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी कि राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको हम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करेंगे, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है, ये देना ही पड़ेगा। और इसको लागू करने के लिए संसद ने क्या किया कि संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम लेकर आए 2002 में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्कूल जो कुछ अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करते हैं उनको देखिए एक गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को देनी होगी, ऐसा जो है प्रत्येक बच्चे को अधिकार है। और तो ये जो आपका आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम है, ये 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू हो गया था। इसके बाद देखिए जो हमारा आर्टिकल नंबर 13 है, अनुच्छेद 13 है, वो क्या कहता है कि भाई कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनको अल्पीकरण करता है, वो विधियां शून्य यानी कि वर्ड हो जाएंगी। तो यहां से देखिए एक बात निकल के आती है कि वो कानून मौलिक अधिकारों को कम कर रही है, कौन बताएगा, ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब जो आर्टिकल 13 है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है, एकदम आप सही समझे। तो जो आर्टिकल 13 है वो न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है, और ये जो शक्ति मिली हुई है कि कानूनों का आप रिव्यू करेंगे, आप बताएंगे कि लॉ ठीक है कि नहीं है, ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत मिली हुई है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत जो है मिली हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए संपत्ति के अधिकार की बात मैंने आपको बता दी है। इसके बाद देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स में ना कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, कुछ क्लॉज हैं जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे जो अनुच्छेद 31A है, ये दरअसल ये कहता है कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी, कुछ कानून ऐसे होंगे जो जहां पर देखिए अगर फंडामेंटल राइट को थोड़ा लिमिट भी कर रहे हो तो भी आप इनको कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा जमीन का
अधिग्रहण किया जा रहा होगा तो आप ये नहीं कह सकते हो भाई इस जमीन पर तो मैं खेती करता था और मेरे अपने मर्जी का रोजगार व्यापार या वृत्ति करने की मुझे आजादी फंडामेंटल राइट 19 में दी गई है तो आप मेरी जमीन नहीं ले सकते। या फिर आप ये नहीं कह सकते भाई अनुच्छेद 14 में मुझे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी गई है तो कानून मेरी सुरक्षा क्यों नहीं कर रहा, मेरी जमीन क्यों छीन ली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि संपत्ति आदि के अधिग्रहण के लिए अगर कुछ कानून बनाए गए हैं तो आर्टिकल नंबर 31A कहता है कि अनुच्छेद 14 और 19 की वजह से उनको जो है असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 31B ये भी ये कहता है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो कानून हमने डाल दिए हैं उनकी देखिए न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है ना। जैसे जमींदारी प्रथा खत्म की, जमींदारों के पास हजार एकड़ से ज्यादा की भूमि थी, वो राज्य सरकारों ने उनसे ले ली, फिर उनका बंटवारा कर दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो उनके फंडामेंटल राइट को हम कम कर रहे थे। लेकिन 31B ये कहता है क्योंकि वो अनुसूची 9 में रख दिए गए हैं तो वो भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने वाले कानून नहीं माने जाएंगे। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो आपका 24 अप्रैल 1973 वाला एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया था, उसके बाद से अगर आपने कुछ शेड्यूल्ड 9 में डाला है तो उसकी समीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। उसके बाद देखिए आपका आता है अनुच्छेद 31C। अब देखिए राज्य का ये कर्तव्य है कि वो कुछ लोक कल्याणकारी चीजों को करे, ठीक है। तो हो सकता है मैं ये कहूं कि भाई आज से महिलाओं को देखिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ना, अगर आप एक मेल पर्सन है भाई ये मेरे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि आप तो समान संरक्षण की बात कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कानून की नजर में समान है सब, लेकिन फिर आप महिलाओं को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो। तो जो अनुच्छेद 31C है वो ये कहता है कि अगर DPSP को लागू करने के लिए हम कुछ कानून बना रहे हैं, कुछ लोक कल्याणकारी चीजें कर रहे हैं, कुछ समाजवादी तत्वों को लागू कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन वो नहीं माना जाएगा और जो कोर्ट है वो उनको असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। और ऐसा कहाँ कहा गया है, तो ये आपका देखिए अनुच्छेद 31C में कहा गया है। तो अनुच्छेद 31A, 31B और 31C इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आ जाइए देखिए अनुच्छेद 32 के बारे में बात। देखिए दरअसल अगर आपके फंडामेंटल राइट भंग होते हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत देखिए आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हो या 226 के तहत आप जो है उच्च न्यायालय भी जा सकते हो, क्योंकि अनुच्छेद 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट जो ये कहता है कि अगर आपके मूल अधिकार भंग होते हैं तो आपके पास कोर्ट जाने का अधिकार है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक फैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप 226 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकते हो तो सबसे पहले आपको हाई कोर्ट ही जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री सदस्य हैं, उनको अगर आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दोगे कि जो चाहे वो बोल लो, है ना, तो कई बार हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मीडिया में आनी शुरू हो जाए। तो जरूरी है कि जो बहुत आप कह सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के इंपॉर्टेंट पदों पे बैठे हुए लोग हैं, आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग हैं उनकी इस राइट पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए। तो देखिए जो अनुच्छेद 33 है वो ये कहता है कि भारत की संसद के पास ये शक्ति होगी कि जो सशस्त्र बल है, जो अर्धसैन्य सदस्य हैं, उनके मौलिक अधिकारों को समाप्त या प्रतिबंधित किया जा सकता है। और देखिए अनुच्छेद 33 के ऊपर कानून बनाने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास होगी, राज्य सरकारों के पास नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अनुच्छेद 33 जो है आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने की बात करता है। इसके बाद देखिए एक तो होती है आपके इमरजेंसी लग जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है तो मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन लग जाता है। तो इस मार्शल लॉ के बारे में जो दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 34 में। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित नहीं की गई हैं, जैसे अल्पसंख्यक कौन होंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। इसी तरीके से मार्शल लॉ क्या होगा, क्या इसकी एक डेफिनेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि माइनॉरिटीज की या फिर मार्शल लॉ की फलानी डेफिनेशन दी गई है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब देखिए अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है तो उस एरिया के फंडामेंटल राइट्स जो है निलंबित किए जा सकते हैं, असामान्य परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। और ये कौन कहता है, ये देखिए अनुच्छेद 34 कहता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, आता है आपका आर्टिकल नंबर 35। देखिए कुछ फंडामेंटल राइट तो ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं, सीधे परिवर्तनीय, जैसे कानून के समान जो है सब बराबर है। जैसे अनुच्छेद 19, भाई आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी आजादी है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए तो कानून बनाना
बनाना पड़ेगा। जैसे 21A क्या कहता है, स्कूलों में भाई फ्री एजुकेशन दी जाएगी, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा ताकि स्कूलों को बाध्य किया जा सके कि वो अपने बच्चों के एडमिशन्स ले। तो फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए जो पावर होगी, वो जो कानून है वो केवल संसद बना पाएगी, ना कि राज्य विधानसभा। और ये कहाँ दिया गया है, ये आपका अनुच्छेद 35 में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको क्या क्या कहा गया है। तो देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इनको नोबल फीचर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो निर्देशक तत्व हैं उनमें संविधान का दर्शन यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, संविधान की आत्मा इनको कहा जाता है। और जो ग्रानविले ऑस्टिन है वो देखिए निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को क्या बोलते हैं, संविधान की अंतर आत्मा बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि संविधान की अंतर आत्मा किसने बोला है, DPSPs को और मौलिक अधिकारों को, तो ग्रानविले ऑस्टिन जो है आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार 300A के तहत, पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब क्या हो गया, एक संवैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में इसका जिक्र है। ये कानूनी अधिकार है क्योंकि लॉ के द्वारा आपको बताया गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर राइट्स रखते हो। उसके अलावा एक मानव अधिकार है, मैं एक व्यक्ति हूँ, जॉब करती हूँ, पैसा कमा रही हूँ, तो उस पैसे पर मेरा एक क्या है, ह्यूमन राइट भी बनता है क्योंकि मैंने मेहनत से प्रॉपर्टी कमाई है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए जो हमारा राइट टू एजुकेशन था, उसको अनुच्छेद 21A के तहत ला गया, ये आपको पता है। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, ये आपको पता है। ये लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से ये जो है लागू हुआ, इस डेट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 के तहत नए सेक्शन जोड़े गए। कौन सा? 15 क्लॉज C, 16 क्लॉज 6, ठीक है। मैंने शायद C बोल दिया है। 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6। यहाँ पर EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देखिए आरक्षण दिया गया है। कैसे? देखिए 2019 में एक संविधान संशोधन आया 103वां, इसके माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। और क्या किया गया, 15 में क्लॉज 6 जोड़ दिया गया और 16 में भी क्लॉज 6 जो है जोड़ दिया गया, ताकि जो अनारक्षित वर्ग है, जिनको अभी तक किसी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन उस अनारक्षित वर्ग के अंदर भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ दिया जा सके, ठीक है। इसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्यों की हम बात करते हैं, तो जो आपका भाग 4(1) है वो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है और 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में इनको लागू किया गया और इसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को जो है मान लिया गया। इसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य तो मूल रूप से कितने थे, 10 थे, लेकिन फिर 2002 में 86वां संशोधन हुआ जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ऐसा क्या आया 2002 86वें संशोधन में, तो याद कीजिए राइट टू एजुकेशन, यानी कि पेरेंट्स का भी अब ये मौलिक कर्तव्य होगा कि भाई वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ जाइए जो मूल अधिकार है और DPSP है, इनके बीच क्या मूल अंतर है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए मूल अधिकार क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है, देखिए इसको एग्जैक्ट कॉनोटेशन में मत लीजिएगा। देखिए ये राज्यों की पावर पर कुछ लिमिट्स लगाते हैं, राज्यों को कुछ कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। जैसे राज्य क्या है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, किन्हीं को प्रिविलेज ग्रुप नहीं मान सकता, है ना। राज्य क्या है, किसी के फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकता। तो क्योंकि कुछ कार्य करने से राज्यों को रोकता है, इसीलिए इनकी क्या है, नकारात्मक प्रकृति है। दूसरा क्या है, न्यायोचित है, यानी कि अगर इनका हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को जो है स्टैब्लिश करते हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। फ्री कानूनी रूप से मान्य है, फ्री व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी के धर्म को मान सकती हूँ, कोई मुझे अनटचेबल नहीं कह सकता। सरकारी नौकरी में मुझे इक्वल राइट्स दिए गए हैं, तो क्या है, मेरा व्यक्तिगत कल्याण हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, व्यक्तिक है। फिर देखिए इनको लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लागू होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार आज से आपको कहेगी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना, नहीं। जिस दिन से आप पैदा होते हो, इस भारत के नागरिक बनते हो, तो आपको जो है ये फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली रूप से मिल जाते हैं। फिर देखिए कोर्ट बाध्य है कि यदि किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो उस कानून को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करे, ऐसा कोर्ट को करना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट, ठीक है। वही जो हमारे DPSPs है ना, जो
हमारे नीति निरीक्षक तत्व है वो देखिए सकारात्मक है, क्योंकि ये राज्यों को कुछ करने से रोकते नहीं बल्कि राज्य को प्रोत्साहित करते हैं कि आप कुछ करो, समान आय लागू करो पुरुष और महिलाओं के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए काम करो, पशुओं के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम करो, अल्कोहल पर रोक लगाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। तो ये क्या है, सकारात्मक है। दूसरा क्या है, गैर न्यायोचित है। भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते कि देखिए इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन राज्य सरकार कर ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट जिसको लागू करो, क्योंकि कानूनी रूप से न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। देखिए जब मैंने फंडामेंटल राइट की बात की थी तो मैंने आपको बताया था राजनीतिक लोकतंत्र को ये लागू करता है। यहाँ पर देखिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ये स्टैब्लिश करता है, जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, इनको क्या है, नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि इथिकली एक राज्य का ये कर्तव्य है कि वो डीपीएसपीस को लागू करे। फिर ये क्या है, समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे महिलाओं का कल्याण, बच्चों का कल्याण, बुजुर्गों का कल्याण, जो गरीब है उनका कल्याण। तो ये क्या है, सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए व्यक्तिक नहीं समाजवादी है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो क्या थे, व्यक्तिक थे। फिर देखिए इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए डीपीएसपी कोर्ट में जाके तो लागू होते नहीं है, तो जब तक सरकार कुछ कानून नहीं बनाएगी इनको लागू नहीं किया जा सकता, ऑटोमेटिकली ये लागू नहीं होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ये कहे कि भाई आज से हम जो है रिलायंस का अधिग्रहण करते हैं, क्योंकि जो लोगों के पास पैसा है वो डाटा खरीद लेते हैं, जो बेचारे डाटा नहीं खरीद पाते वो बेचारे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई कानून बनाना पड़ेगा सरकार को तभी वो अधिग्रहण करेगी। या फिर गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए कहिए आज से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कानूनी शिक्षा जो है, उनको कानूनी सहायता जो है मुफ्त दी जाएगी, तो इसके लिए भी सरकार को क्या है, कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डीपीएसपीस का अगर उल्लंघन होता है तो कोर्ट क्या है, उसको असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। देखिए ओरिजिनली जो संविधान था उसको बनाया गया, लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव हुए, कुछ जरूरतें महसूस हुई, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये स्कोप छोड़ा था कि समय के बदलाव के साथ जो चेंजेस जरूरी हो उनको करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सके। इसकी क्या प्रक्रिया है इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन से वो जरूरी अमेंडमेंट हुए जिनसे हमारे संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। क्योंकि कई बार जैसे पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो वोट देने की उम्र है उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला तो पहला ही संविधान संशोधन जो कि 1951 में आया, मैंने आपको बताया था कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। फिर आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था। भाषा के अधीन या फिर आप कह सकते हैं भाषा के अकॉर्डिंग कुछ राज्यों को पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों की जो है शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए 42वां संशोधन 1976 वाला, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, आगे मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे, साथ ही क्या है मौलिक कर्तव्य लागू कर दिए गए थे। उसके बाद आया था आपका 44वां संशोधन अधिनियम 1978 वाला। इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट जो 42वें के द्वारा किए गए थे और हमारे भारत के लोकतंत्र पर एक प्रहार उनके द्वारा हुआ था, ठीक है, उनको ये वापस हटाता है। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया जाता है। इसके बाद देखिए 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में आया। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जो मैंने आपको बताई थी दल बदल विरोधी कानून के रूप में जानी जाती है, इसको जो है जोड़ा गया था। फिर आपका देखिए 61वां संशोधन अधिनियम 1989 वाला, वोट देने की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल जो है कर दिया गया। फिर 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1992 मैंने आपको बताया था, इसमें जो है पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय इनके बारे में प्रोविजंस कर दिए गए थे। 11वीं और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। फिर 86वां संशोधन 2002, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। फिर 101वां संशोधन 2016 में आया था, जीएसटी का परिचय यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है भारत में लागू कर दिया गया। फिर 103वां संशोधन अधिनियम मैंने आपको भी बताया था, आर्थिक रूप से कमजोर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग होंगे उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। इसके माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में देखिए संशोधन किया गया और क्लॉज 6 जो है दोनों में जोड़ा गया, ताकि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया जा सके।
ये तो हमने कुछ वो संशोधन देखे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जिनको आपको याद करना ही करना है, देर इज नो अदर ऑप्शन। अब हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को एक एक करते देखते हैं, लेकिन बहुत सारे हो जाएंगे। इसमें से भी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है या जो आपको जानने होने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला संशोधन अधिनियम 1951 में जो आया था, ये मैंने आपको बताया था, इसके माध्यम से क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अलावा जो आपका 19वां आर्टिकल है, जिसके तहत आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उस पर 3 कारणों से प्रतिबंध हो सकता है, ये जोड़ दिया गया। जैसे अगर पब्लिक ऑर्डर जो है भंग होता हो, आप ऐसी स्पीच दे रहे हो जिससे दंगा हो सकता हो, या फिर विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध खराब हो सकते हो। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वीडियोस बनाते हैं, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक समझते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता है तो आप बोल रहे हो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा जब हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होने लगे, वैसा बोलने की आपको देखिए आजादी नहीं है। फिर अगर किसी अपराध के लिए आप लोगों को भड़का रहे हो, ठीक है, तो कुछ ये तर्कसंगत चीजें जोड़ी गई, जिनके माध्यम से आपके जो बोलने की, आपके जो एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, उसको जो है थोड़ा सा बाधित किया जा सकता है। फिर देखिए जो सेकंड अमेंडमेंट आया आपका 1952 में, उसमें क्या कहा कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि एक पर्टिकुलर जनसंख्या पर जो है एक सीट होनी चाहिए, एक निर्वाचन प्रतिनिधि होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया, यानी कि ज्यादा लोगों पर भी प्रतिनिधित्व हो सकता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद देखिए तीसरा अमेंडमेंट आपका है 1954 में। इसमें देखिए उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण, ठीक है, इसको ज्यादातर कैसा होना है, जो लोक हित में हो, यानी कि जो पार्लियामेंट उसने खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज, कच्चा जूट, इन सब का जो उत्पादन होगा, आपूर्ति होगी, वितरण होगा, नियंत्रण होगा, इसको ज्यादा क्या है, लोक हित में बनाया, ठीक है। फिर देखिए नॉट सो इंपॉर्टेंट, फिर चौथा संशोधन अधिनियम, ठीक है, इसमें क्या कह दिया गया कि अगर हम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का, यानी कि निजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर रहे हैं और उसके लिए आपको कोई क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, तो ये न्यायालय की जांच से बाहर किया गया इसको। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, तो ये भी नहीं। उसके बाद आ जाइए छठा आपका जो संशोधन अधिनियम था 1956 वाला, तो केंद्रीय सूची में नए विषय जोड़े गए, जैसे अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर कर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 7वां संशोधन अधिनियम 1956, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले राज्यों को देखिए 4 वर्गों में बांटा गया था, तो वो भाग क, ख, ग, घ था। इन 4 वर्गों को उन्होंने डिलीट कर दिया, उन्होंने कहा भाई ये वाला नहीं ठीक है, इसके बजाय उन्होंने कहा 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां जो संशोधन अधिनियम था, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो आरक्षण दिया गया था, इसको टाइम टू टाइम क्या है, बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है आपका 15-20 सालों के लिए दिया गया था, ठीक है, लेकिन फिर इसको क्या है, हर बार ये 10 से 15 सालों के लिए बढ़ा देते हैं। तो ऐसा ही 8वें संशोधन अधिनियम में किया गया, नोट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका 9वां अमेंडमेंट देखिए 1960 वाला, इसमें भारत पाक समझौता जो हुआ था, उसके अनुसार बेरूबाड़ी संघ जो था, जो कि पश्चिम बंगाल में था, भारतीय राज्य क्षेत्र में था, उसको पाकिस्तान को दिया गया, बदले में पाकिस्तान से कुछ हिस्सा हमने लिया, ठीक है। और ऐसा करने के लिए हमें अपने संविधान में संशोधन करना पड़ा। फिर देखिए 10वां जो संशोधन आया था 1961 में, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जो है इसके द्वारा जोड़ा गया। फिर देखिए जो 12वां संशोधन था 1962 वाला, गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 13वें संशोधन अधिनियम के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं दिए गए। इसके बाद आता है हमारा 15वां संशोधन अधिनियम। इसमें क्या किया गया, देखिए जो उच्च न्यायालय में कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश है, वो बन सकता है कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं वो एक कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनकी रिटायरमेंट की एज को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा हाई कोर्ट को ये राइट दिया गया, देखिए हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है, न्याय क्षेत्राधिकार, वो कितना होता है, उस राज्य के जितना। तो हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने राज्य के बाहर वाले केसेस को भी देख सकते हो, यदि वहां जो प्रॉब्लम हुई है उसकी जड़ आपके राज्य में हो, ये उनको जो है अधिकार दिया गया। इसके अलावा देखिए क्या बताया गया, जो रिटायर हमारे जजेस हैं उनको उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा कहा गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 18वां संशोधन अधिनियम 1966 वाला। इसमें देखिए ये स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्यों का निर्माण करने का अधिकार है, यानी कि ये अनुच्छेद तो पहले से ही था, लेकिन और ज्यादा क्लियर कर दिया गया, भाई 2 राज्यों को जोड़ सकती है, कुछ राज्यों को अलग भी कर सकती है, राज्यों को तोड़ने मरोड़ने का पूरा अधिकार जो है संसद के
पास है, ये इसके द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया। फिर देखिए 21वां संशोधन अधिनियम 1967 वाला, अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 14 तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही थी, टोटल अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। इसके बाद देखिए 24वां संशोधन अधिनियम 1971, इसमें क्या कहा गया, संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही हो, संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिन में तारे दिखा दिए सरकार को और कहा भाई ऐसा भी नहीं है, ठंड रखो थोड़ी सी, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया कि जो संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कोई एक्ट लाया गया है तो उसको राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ेगी, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। साधारण बिल में देखिए राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि उसको एक बार वापस भेज सकते हैं कि फिर से सोच लो, इसी को पारित करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे उनको राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही होगी। फिर देखिए जो 25वां संशोधन अधिनियम था, संपत्ति के मूल अधिकार में इसमें कटौती की गई, हालांकि बाद में वो बदल ही दिया गया, तो नोट सो इंपॉर्टेंट। फिर देखिए 26वां संशोधन अधिनियम, तो पीवी पर्श और जो प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासक थे उनको जो विशेषाधिकार दिए गए थे उनकी समाप्ति जो है कर दी गई। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे क्या थे, राज्य रजवाड़े थे, अब उनको भारत के अंदर लेके आना था तो उनको क्या है, सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता था, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। लेकिन फिर इस अमेंडमेंट के द्वारा उनसे ये जो है खत्म कर दिया गया कि बहुत हुआ सम्मान, भाई अब जो है अपना खुद कमाओ खुद खाओ, सरकार की तरफ से तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रही है। इसके बाद देखिए आता है आपका 31वां संशोधन अधिनियम 1972 वाला, इसमें जो लोकसभा की सीटें थी वो 525 थी, इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 545 कर दिया गया। फिर आता है आपका 32वां संशोधन अधिनियम 1973 वाला, तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना क्षेत्र के लोग थे उनकी जो आकांक्षाएं थी कि भाई हमें अलग से कुछ अधिकार दिए जाए, हमारे लिए अलग से कुछ किया जाए, उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपवन बनाए गए। हालांकि बाद में तो तेलंगाना एक अलग राज्य ही बन गया। उसके बाद देखिए जो आपका है 35वां संशोधन अधिनियम 1974 वाला, दरअसल इसमें क्या गया, जो हम सिक्किम को एक संरक्षण दे रहे थे वो व्यवस्था तो खत्म कर दी और इसको भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य बनाया गया। साथ ही सिक्किम को कुछ सेवा शर्तें देने के लिए 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। हालांकि इसका कुछ ज्यादा बेनिफिट रहा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए है 36वां संशोधन अधिनियम 1975 वाला, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बना दिया, यानी कि अब क्या है, स्टेट के रूप में जो है सिक्किम यहाँ पर शामिल हो गया और 10वीं अनुसूची को देखिए अब खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसकी तो कुछ खास जरूरत रही नहीं थी। इसके बाद आता है आपका 41वां संशोधन अधिनियम 1976, इसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग है और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके सदस्यों की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 62, यानी कि इतने भी बूढ़े नहीं होते हो आप, 60 में 62 तक काम कर सकते हो, ठीक है। ये मैं मजाक में चीजें आपको इसलिए बताती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको याद हो जाए। फिर देखिए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको अभी तक का आप कह सकते हैं संविधान के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा वाला अमेंडमेंट माना जाता है, इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसके द्वारा देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को भी प्रभावी किया गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्य भी जो है लागू कर दिए गए थे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आया इसके द्वारा वो देख लेते हैं। पहली बात तो 3 नए शब्द जो है प्रस्तावना में प्रीमेबल में जोड़े गए, कौन कौन से, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और दूसरा क्या है, अखंडता, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक नया भाग 4th A जोड़ा गया, जिसके द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों की सिफारिशें किसने दी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने। इसका मतलब स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थी उनको क्या है, बाध्यकारी बना दिया गया। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति पर कैबिनेट की सलाह की बाध्यता दे दी गई। हालांकि फिर जो अगला हमारा संविधान संशोधन आएगा उसके द्वारा कह दिया गया भाई ऐसा भी नहीं कि एकदम मान ही लो, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। देखिए लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को इन्होंने बढ़ा दिया, कभी 5 साल का नहीं होगा, 6 साल का होगा। हालांकि बाद में इसको भी जो है चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी पावर्स में कुछ कमी कर दी गई थी, वो भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि जो चीजें चेंज हो गई, जो रही नहीं, वो हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो अभी भी है। जैसे 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए, कौन कौन से, जैसे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये कुछ ऐसे डीपीएसपी थे जो है नए तरीके से जोड़े गए। इसके बाद देखिए जो 5 सब्जेक्ट्स थे उनका क्या
है राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची थी, उसमें ओरिजिनली कुछ और विषय थे, अब कुछ कितने और हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि टाइम टू टाइम उनमें चेंज हुआ है। जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन में उच्चतम व उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये कहां पर आ गया? ये राज्य सूची से घटाकर समवर्ती सूची में ले आया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आया 43 संशोधन अधिनियम 1977। देखिए जो 42वां वाला आया था ना, इमरजेंसी का उस टाइम पे देखिए टाइम चल रहा था और इंदिरा गांधी सरकार ने अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए बहुत अंट-शंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे, कुछ ढंग के भी थे, जैसे मौलिक कर्तव्य वो लोग ले आए। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें गड़बड़ की, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कर दी, राष्ट्रपति पर बाध्यता कर दी कि हर चीज आप मानो ही, ठीक है, कोर्ट को कह दिया भाई आप कुछ रिव्यू नहीं कर सकते। उन्होंने क्या है, लोकसभा विधानसभा वगैरह के कार्यकाल बढ़ा दिए, तो ऐसी चीज उन्होंने की। फिर जब चुनाव हुए और उसके बाद जनता सरकार जीत कर आई, तो उस वादे पर ही जीत कर आई थी कि इनके द्वारा जो गलत काम किए गए हैं उनको हम सुधारेंगे। तो इन्होंने उस जो 42वें संविधान संशोधन के अंदर किए गए काम थे उनमें से बहुत सारों को चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या क्या किया, पहली बात तो रिट जारी करने के बारे में या न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड जो कोर्ट्स की पावर थी उनको वापस से वो ठीक कर दिया। इसके अलावा जो राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति थी वो हटा दी। ठीक है, अच्छा ये हुआ 43 के तहत। ठीक है, ये किया जनता सरकार नहीं था, कहानी बिल्कुल ठीक है, बट ये 43 था। 43 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मैं एक्चुअली जो आपको बताना चाह रही हूँ, मैं जिसके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, वो है आपका 44वां संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल थे उनको वापस से कितना कर दिया, 5 साल का कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति को भेजी जाएगी उसको एक बार पुनर्विचार के लिए वो वापस भेज सकते हैं कि भाई फिर से सोच लो। लेकिन पुनर्विचार अगर कर लिया और फिर से जो है कैबिनेट ने कह दिया कि नहीं जी हमने सोच समझ लिया है, आप इस पे साइन करो, तो फिर वो राष्ट्रपति के लिए देखिए बाध्यकारी होगी। तो पुनर्विचार वाला क्लॉज उन्होंने एक कम से कम लेकर आ गए। ठीक है, फिर दूसरा जो देखिए इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, वो उन्होंने आंतरिक अशांति के ऊपर लगा दी थी कि भाई इंटरनली कुछ डिस्टर्बेंस होने वाली है, तो इसीलिए हम क्या है इमरजेंसी लगा देते हैं। तो आगे आने वाली सरकारें इस चीज का फिर से गलत फायदा ना उठाएं, इसलिए कह दिया गया भाई आप इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, बड़ा वीक सा ये वर्ड है, ये नहीं, अगर सशस्त्र विद्रोह हो, अगर भारत के अंदर लोग हथियार ही उठा लें तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर भी कुछ और व्यवस्थाएं की जिनको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसको क्या है एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको उन्होंने देखिए चेंज किया, ये आपने जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने की, इसमें इन्होंने कहा कि देखिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकते हैं, वी एग्री, लेकिन जो अनुच्छेद 20 है और जो अनुच्छेद 21 है, इसमें जो फंडामेंटल राइट नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं इनको तो निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने जो है कह दिया अपने 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इतना ये सब हुआ। इसके बाद आता है आपका 52वां अधिनियम संशोधन का, ठीक है, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल हुआ क्या था, बहुत ज्यादा लोग पार्टी बदलने लग गए थे। एक तो विधायक थे, उन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टी बदल दी थी और उनका नाम था गयाराम। तो इसके नाम पर एक कहावत ही सिद्ध हो गई कि आयाराम और गयाराम, तो एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदलना, मतलब इतना ज्यादा पैसों का लेन देन, इतना ज्यादा इनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट में हो गई थी कि कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया था। तो एक कानून बना दिया गया जिसको मैं डिटेल से आपको बाद में भी पढ़ाऊंगी, जिसे कहा गया दल बदल विरोधी कानून। यानी कि अगर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य भी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनको अपनी सीट के लिए निरहक कह दिया जाएगा, उनको अपनी सीट देखिए खाली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पार्टी छोड़ के गए फिर भी एमपी एमएलए और मंत्री बन के बैठे हो, नो, आपको अपनी सीट जो है खाली करनी पड़ेगी। हाँ, अगर 1/3 लोग पार्टी छोड़ते हैं तो इस पर देखिए फिर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, इसको मान लिया जाएगा भाई पार्टी में फूटी पड़ गई है और फूट पड़ने की वजह से लोग अलग हो गए हैं, तो देखिए उन पर ये लागू नहीं होता था। हालांकि बाद में इसमें भी चेंज हुए, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 56वां संशोधन अधिनियम 1987 वाला, गोवा विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 जो है निश्चित कर दी गई। फिर आपका आता है 57वां संशोधन अधिनियम 1987 वाला, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनकी विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियां जो होंगी उनकी सीटों का आरक्षण कर दिया गया। 58 वाला अगर अमेंडमेंट 1987 वाला, इसमें बोला गया हिंदी भाषा में संविधान का एक प्राधिकृत पाठ होगा और इसको भी देखिए समान विधिक मान्यता जो है दी गई, यानी कि इसको भी इक्वली सही माना जाएगा।
फिर होता है आपका 61वां संशोधन अधिनियम 1989 वाला। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो आप मतदान करेंगे 21 वर्ष तक आप कर सकते थे, ये उम्र घटाकर आपकी कितनी गई, 18 वर्ष कर दी गई। फिर आता है आपका 65वां संशोधन अधिनियम 1990 वाला। इसमें देखिए कहा गया जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग था, उसमें एक विशेष अधिकारी होता था। उन्होंने कहा नहीं, अब एक नहीं होगा, बहुत सदस्य व्यवस्था होगी। ठीक है, उन्होंने कहा भाई एक जो है चेयरपर्सन होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये उन्होंने व्यवस्था कर दी। इसके बाद आता है आपका 69 संशोधन अधिनियम 1991। इसके द्वारा जो केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, इसको एक विशेष दर्जा दिया और इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। साथ ही 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। तो दिल्ली के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब दिल्ली के संबंध में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है 70वां संशोधन अधिनियम। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो कॉलेज बनता है उसमें किस किसका प्रतिनिधित्व होगा वो तो आपको मैं बताऊंगी, लेकिन इसमें ये कह दिया गया है, इसमें जो है दिल्ली विधानसभा के सदस्य और साथ में जो पुदुचेरी राज्य विधानसभा के सदस्य वो भी शामिल होंगे। देखिए जो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट होता है उसके अंदर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत भी होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो नहीं इंक्लूड होंगे। मैं वर्ड यूज कर रही हूँ निर्वाचित, यानी कि निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के, साथ ही विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा जो दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है इनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे ये सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका 71वां संशोधन अधिनियम 1992। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके साथ ही जो अनुसूचित भाषाओं की संख्या थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 18 हो गई। इसके बाद आता है आपका 73वां संशोधन अधिनियम। तो पंचायती राज इसके द्वारा लेकर आया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए एक नया भाग जोड़ दिया गया, भाग 9, और साथ में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। ठीक है, फिर आया आपका 74वां संशोधन अधिनियम। ये किससे, स्थानीय जो आपके शहरी निकाय हैं उससे संबंधित है, नगर पालिका इनको नाम दिया गया, नया भाग जोड़ा गया 9A, और इसमें एक नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई जिसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। फिर आपका आता है 75वां संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा किराना न्यायालयों की जो किराया विवादों को सुलझाएंगे इसकी स्थापना की गई, नॉट सो इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आता है आपका 76वां संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994, ठीक है, इसको जो है बेसिकली 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखिए उच्चतम न्यायालय ने 1992 में ये कह दिया था, ठीक है भाई आप रिजर्वेशन दे रहे हो दो, इट्स गुड कि आप मतलब सोशल वेलफेयर कर रहे हो, लेकिन ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर चला गया। लेकिन तमिलनाडु में जो है रिजर्वेशन जो दिया जा रहा था शैक्षणिक संस्था और राज्य सेवाओं में वो 69% दिया जा रहा था। अब क्योंकि ये कोर्ट के आदेश की एक तरीके से आप कह सकते हो अवहेलना थी, तो इसको 9वीं अनुसूची में देखिए 76वें संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा जोड़ दिया गया। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में 69% के रिजर्वेशन की व्यवस्था अभी भी चल रही है, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है। फिर देखिए जो 77वां संशोधन अधिनियम है ये कहता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों की प्रोन्नति, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, इनके प्रमोशन में रिजर्वेशन कह दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका आता है 81वां संशोधन अधिनियम 2000 वाला। इसमें क्या कह दिया गया, देखिए सुप्रीम कोर्ट जी आपने कहा 50% से ऊपर का जो है रिजर्वेशन नहीं देना है, वी एग्री, लेकिन कई बार क्या होता है कि पिछले साल की ही जो आरक्षण वाली सीटें थी वो खाली रह गई हैं, उन पे भर्ती नहीं हो पाई। अब अगर हम उन सीटों को नए अगले साल नई सीटों के साथ जोड़ते हैं तो ये 50% से ऊपर चला जाता है। तो जो बैकलॉग वाली सीटें हैं उनको इस 50% की रेंज में ना माना जाए, उनको अलग से कैलकुलेट किया जाए, ऐसा हो। और ऐसा करवाने के लिए 81वां संशोधन अधिनियम हुआ, यानी कि बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% के आरक्षण की सीमा को जो है इसमें समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है आपका 84वां संशोधन अधिनियम 2001 वाला। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण जो है नहीं होगा, और कब तक नहीं होगा, 2026 तक नहीं होगा, ऐसा इसमें कह दिया गया। फिर इसमें यह बोला गया कि भाई जो सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा में वो 2026 तक इतनी ही रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और पुनर्निर्धारण जो होगा वो 1991 की जनगणना के आधार पे होगा। हालांकि इसमें भी चेंज हुआ, वो हम देखेंगे।
फिर 85वां संशोधन अधिनियम अगेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इसने ये कहा परिणामिक वरिष्ठता जो है मानी जाएगी। देखिए अनुसूचित जाति और जनजातियों को अगर रिजर्वेशन के तहत प्रमोशन मिला है तो कई बार क्या होता था उनको कम एज में, देखिए क्योंकि प्रमोशन में रिजर्वेशन है, सीट बढ़नी ही है, तो उनको रिजर्वेशन तो मिल गया, लेकिन वो सीनियर तो नहीं बने ना। सीनियर तो कोई दूसरा हो सकता है जो लंबे टाइम से काम कर रहा हो। लेकिन इस संशोधन के द्वारा ये कह दिया गया कि अगर रिजर्वेशन के माध्यम से भी प्रमोशन हो रहा है तो भी आपको सीनियर जो है मान लिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका 86वां संशोधन अधिनियम। तो प्रारंभिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया, अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट में तो चेंज हुआ है 21 क्या में, जो डीपीएसपी थे उनमें भी चेंज हुआ। 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसमें कहा गया कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए क्या है, प्रावधान करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल कर्तव्यों में भी एक चेंज किया गया। इसके अंदर मूल कर्तव्य 51 के तहत एक नया जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया माता पिता भी अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो अगर कई बार प्रश्न ये आ जाए कि जो आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002 वाला, इसके द्वारा कहाँ कहाँ चेंज हुआ, तो फंडामेंटल राइट में चेंज हुआ, डीपीएसपी में चेंज हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंज हुआ। इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 87वां संशोधन अधिनियम। तो इसमें यह कहा गया कि जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां वोट डालने जाते हैं, तो वार्ड होते हैं ना, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, इसका पुनर्निर्धारण जो होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि पहले 1991 पर रोक लगा दी थी, यही होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें भी आगे चेंज हुआ, तो सेम यही हुआ कि देखिए 84वें संशोधन अधिनियम में कहा गया था 1991 की जनगणना, लेकिन 87वें में कह दिया भाई 2001 की होगी व्यवस्था। देखिए सीटें तो सेम रहेंगी, लेकिन जो जनसंख्या मानी जाएगी वो दरअसल 2001 वाली मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 86वां संशोधन अधिनियम 2003 है वो सेवा करों से संबंधित है। फिर 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 वाला, इसमें जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था उसको 2 भागों में बदल दिया, यानी कि अब क्या होगा, एक नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट आपका कमीशन होगा, दूसरा नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब आपका कमीशन होगा, और दोनों में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आपका आता है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 वाला। इसमें क्या कह दिया गया, मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। पहले क्या होता था, लोग मंत्री पद के लालच में अपना जो है समर्थन सरकार को देते थे, तो इससे होता क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंत्री बना दिया, अलग अलग लोगों को मंत्री बना दिया। लेकिन फिर एक अमेंडमेंट हुई और कहा भाई इससे ज्यादा मंत्री परिषद में लोग आप नहीं रख सकते हैं, और इसका मतलब यह था कि जो दोषी लोग हैं वो लोक पद धारण ना करें, दल बदल कानून को मजबूती मिले। और कह दिया गया कि जो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं उसकी संख्या का 15%, उससे ज्यादा नहीं होगी। साथ ही देखिए राज्य विधानमंडलों के लिए भी कह दिया गया कि मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन किसी किसी राज्य में सीटें बहुत कम है, जैसे कि उत्तर पूर्व के राज्य हैं, तो ये भी साथ में कह दिया गया कि भाई न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होगी, क्योंकि कई बार हो सकता है कि सीटें इतनी कम है कि 15% बहुत कम निकल जा रहा है, तो यहाँ पर एक न्यूनतम संख्या 12 भी दे दी। ठीक है, इतना आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या कह दिया गया, जो आपका ये कौन से वाला मैं बता रही हूँ 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसके द्वारा जो दल बदल कानून था उसमें भी चेंज किया गया। मैंने आपको बताया था पहले क्या कहा गया था, अगर 1/3 लोग पार्टी छोड़ेंगे तो इसको फूट माना जाएगा, लेकिन अब क्या कह दिया, नहीं, अगर 1/3 लोग भी पार्टी छोड़ते हैं तो भी दल बदल कानून उन पर लागू होगा, उनको अपनी सीटें जो है खाली करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 2/3 लोग छोड़े तो इसको देखिए माना जाएगा कि जो है फूट हुई है और पार्टी एक जगह से छोड़कर कहीं और जो है जाना चाहती है, उनकी विचारधारा नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो 1/3 वाला उपबंध समाप्त हो गया, लेकिन इस बार जो है 2/3 वाला उपबंध उन्होंने रख दिया। ठीक है, आइए अब इसके बाद जो है हम अन्य इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो देखते हैं, जिसमें जो है हमारा 57वां जो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम 2011 वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।